चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे थे, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे उसमें टॉपिक देखे। इकोसिस्टम की संरचना के बारे में बात करी, खड़ी फसल, स्थिर अवस्था, है ना, एक तालाब इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया, फिर इकोसिस्टम के कार्य। और इकोसिस्टम के कार्य के तहत मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके 4 कार्य की बारे में बात की थी। एक तो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, सेकंड जो था उसका नाम था अपघटन, तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह, और चौथा जो आता है उसको बोलते हैं पोषण चक्र। यही नाम थे ना। तो ये इकोसिस्टम के कार्य। तो यहां पर हम इसके बारे में और इसके बारे में बात कर चुके। तो आपकी हेडिंग क्या बनेगी? ऊर्जा प्रवाह। हेडिंग बनाइए ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह हेडिंग बनाओ ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह की ऊर्जा का फ्लो के बारे में बात करता है। तो यह कहा जाता है कि जैसे सौर विकिरण जो होती है ना, तो उसका केवल जो है यानी दृश्य प्रकाश, 10 से परास प्रकाश जो होता है, उसका केवल 2 से 10% प्लांट लेगा और अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। तो प्रकाश संश्लेषी विकिरण जो है ना, प्रकाश सक्रिय विकिरण जो है, तो उसका 2 से 10% पार्ट लेकर अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाता है। यहां पर यह बात है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और एक लेवल से दूसरे लेवल में केवल 10% एनर्जी पहुंचती है, बाकी 90% एनर्जी वातावरण में रिलीज हो जाती है। इसको बोलते हैं दक्षांश का नियम। दक्षांश का नियम कहते हैं इसको, और ये लिंडमान ने दिया था। नाम क्या था उनका? लिंडमान। दक्षांश का नियम। जैसे मैंने कहा घास है, घास को बकरी खाए, बकरी को भेड़िया खा जाए और भेड़िए को शेर चेप जाए, तो अगर मान लो यहां पर इसके पास में 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो इसका कितनी पहुंचेगी? केवल 100, 10%। यहां कितनी पहुंचेगी? 10। और यहां कितनी पहुंचेगी? 1। तो कहने का मतलब जो होता है, इस प्रकार से यहां पर ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। लिख लो इसमें ऊर्जा प्रवाह। हेडिंग बनाइए आपने। इकोसिस्टम में पादप, इकोसिस्टम में पादप प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण का केवल 2 से 10% भाग ग्रहण करते हैं और 2 से 10% भाग ग्रहण करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल इकोसिस्टम के एक पोषण स्तर से
दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा 10% ऊर्जा पहुंचती है नब्बे प्रतिशत ऊर्जा वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसे वातावरण में मुक्त हो जाती है, इसे दक्षांश या 10% का नियम कहते हैं। दक्षांश या 10% का नियम कहते हैं। लिंडमान ने दिया। आज बच्चे कैसे कम आए थे? ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कहां से मिलेगी उनको? अच्छा, वहां से कर रहे हैं सारी, तो कल तक तो आ ही रहे थे। अच्छा, क्या किया वीजे का? दिक्कत किस में आई? है? चलो कोई नहीं, एमसीक्यू तो मैं बायोलॉजी का तो करवा दूंगा आपको, वो तो मैं करवा दूंगा। 2-3 दिन और रुक जाओ, मैं आपको पूरा करवा दूंगा। चौदह हो गया और 2 और बाकी हैं, तो ये कल तक, एक जो अभी चल रहा है ना, ये कल तक खत्म हो जाएगा। और वो 15 और 16वां, तो 9 दिन में ख़त्म नहीं होंगे क्या? पक्का हो जाएगा। मैं आपको 19 या 20 तक फ्री कर दूंगा पूरा, उससे पहले ही कर दूंगा, लेकिन पहले उसके एमसीक्यू दे दूंगा आपको। ऐसे ही कर देंगे, उसमें एमसीक्यू देख लेना एक बार, है वो तो है ही है, लेकिन आप तभी तो कर पाओगे। पहले चैप्टर्स तो याद करो यार, और चैप्टर्स ढंग से करोगे तो इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, लेकिन चैप्टर पढ़ोगे तो है ना।
एमसीक्यू ये थोड़ी है कि एमसीक्यू ही देख लिया तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। जरा सा भी वो लैंग्वेज चेंज हो जाए तो क्या करोगे फिर? जरूरी है कि पहले एमसीक्यू मतलब पहले रिटर्न पूरा पढ़ो। बायोलॉजी में चलो करते हैं, देखो चलो ये तो लिखो आप, एक बार लिख लिया है आपने। दक्षांश 10% का नियम कहते हैं, ये लिंडमान ने दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका एक अगेन एक टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। हेडिंग बनाइए, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? देखो क्या होता है, जो इकोसिस्टम होता है ना, तो अब तक आपने इकोसिस्टम में 3 श्रृंखलाएं देखी थी, उत्पादक, उपभोक्ता, है ना, और एक अपघटक आते हैं। तो इनके बीच में इस तरह का अंतर संबंध कि खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह हो। कैसे? उत्पादक क्या करेगा? उत्पादक किसको, उत्पादक जो है को कौन खाएगा? उपभोक्ता। और उपभोक्ता को कौन नष्ट करेगा? अपघटक। तो इनके बीच में इस तरह का संबंध दर्शाते हैं क्रम वाइज कि खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, यानी सभी आपस में एक चेन के थ्रू फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इसका प्रकार है स्थलीय खाद्य श्रृंखला। स्थलीय खाद्य श्रृंखला और स्थलीय खाद्य श्रृंखला का जैसे एग्जांपल मैं क्या दूं? नंबर 1 एग्जांपल है आपके, जैसे घास है, घास है, घास को टिड्डा खाए, टिड्डे को मेंढक खाए, मेंढक को सर्प खाए, और सर्प को कौन खा जाए? बाज खा जाए। तो ये स्थलीय खाद्य श्रृंखला का एग्जांपल है। दूसरा और भी है, घास है, घास को मकड़ी खाए, बकरी, बकरी को भेड़िया खा जाए, भेड़िया को शेर चट कर जाए, शेर खा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे खाद्य श्रृंखला के एग्जाम्पल आते हैं स्थलीय खाद्य श्रृंखला के। यहां पर एक और एग्जाम्पल आता है, इसको बोलते हैं जलीय खाद्य श्रृंखला। जलीय खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल जैसे पादप प्लवक। पादप प्लवक का मतलब होता है तालाब के अंदर, नदी के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति। पादप प्लवक को कौन खाएगा? जंतु प्लवक। इसको कौन खाएगा? क्रस्टेशिया, जो केकड़े वगैरह होते हैं। क्रस्टेशिया कौन खाएगा? छोटी मच्छी। छोटी मच्छी को कौन खाएगा? बड़ी मच्छी। और बड़ी मच्छी को कौन डिनर बना देगा अपना? मगरमच्छ, ठीक है। रखा उसको प्लेट में, डिनर बनाया और सवा चट। तो ये कहने का मतलब ये जलीय खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल है। तो ये जो श्रृंखला है ना, ये खाद्य श्रृंखला का किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला? ये परभक्षी। कौन सी खाद्य श्रृंखला होती है? परभक्षी, जिसमें खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है। एक होता है, इसको बोलते हैं, एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, इसको बोलते हैं अप्रद, अप्रद खाद्य श्रृंखला। अब देखो अप्रद खाद्य श्रृंखला का मतलब, अप्रद का मतलब क्या होता है? अप्रद का मतलब होता है जो सड़ा गला, जो सड़े गले। आप देखो गार्डन में कभी कोई पेड़ के नीचे बैठे हो तो वहां का हिस्सा पूरा काला होता है नीचे का, मिट्टी को कुरेद के देखोगे तो काली 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 मिट्टी निकलती है। अपरद है। अपरद का मतलब होता है टहनियां, सूखे पत्ते, जीवाणु, पादप की छाल, इनके अवशेष। तो अपरद खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है? अपरद से शुरू होती है। कैसे? अपरद है, अपरद को कौन खा जाएगा? केंचुआ। केंचुए को कौन खा जाएगी? चिड़िया। और चिड़िया को कौन खा जाएगा? बाज। बोलो कहां से शुरू हुई है? अपरद से। अपरद से शुरू हो रही है, इसको अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी परभक्षी में तो अलग होता है। परभक्षी का मतलब होता है कि जो किसी पादप से शुरू हो, वो अपरभक्षी कहलाती है। अपरद का मतलब होता है
जो सड़े गले पदार्थ से शुरू होती है वो अपरद कहलाती है। एक तीसरी आती है इसमें, इसको बोलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला का मतलब ये परजीवी पर समाप्त होती है। ये कहां से शुरू होती है? अपरद से शुरू होती है और यह परजीवी पर समाप्त होती है। कैसे? घास है, बोलो, मवेशी है, और मवेशी पर कौन चिपका रहता है? न्यूमोकोकस जीवाणु पाया जाता है। तो ये परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है। आई बात समझ में? भाई सूक्ष्म जीव है ना न्यूमोकोकस, तो ये परजीवी का मतलब जो किसी जिंदे पर आश्रित रहे, परजीवी कहलाता है। तो यहां पे घास, घास को कौन? मवेशी, और मवेशी को कौन? मवेशी पे कौन रहता है? न्यूमोकोकस। यानी क्या है ये न्यूमोकोकस? क्या है बताओ? परजीवी होता है। तो 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपको आएगी, है ना? इसमें लिख लीजिए आप, आपने हेडिंग क्या बनाई है? खाद्य श्रृंखला। इसमें लिखो इकोसिस्टम में पोषण स्तर का अनुक्रम, जिसमें इकोसिस्टम में पोषण स्तर का अनुक्रम जिसमें उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य इस प्रकार का संबंध होता है कि खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे इसको आप? खाद्य श्रृंखला। अब आप एग्जाम्पल, ये आपके बोर्ड की बुक में मिल जाएगा आपको, है ना? वही एग्जाम्पल लिया है मैंने। पहले लिखो परभक्षी खाद्य श्रृंखला। पहला प्रकार परभक्षी, क्या? परभक्षी खाद्य श्रृंखला। एग्जाम्पल दो। परभक्षी खाद्य श्रृंखला मतलब पहला प्रकार है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी खाद्य श्रृंखला, उसका एग्जाम्पल दो, उसका प्रकार है ये परभक्षी का प्रकार है। कौन सा? स्थलीय। और फिर ये दोनों उसके एग्जाम्पल हैं। स्थलीय खाद्य श्रृंखला के दोनों एग्जाम्पल लिख लो। हाँ बेटा, रुक जाए, एक तीसरा एग्जाम्पल और लिख लो इसमें। 2 तो ही हैं आपके सामने। वही घास है, घास को कौन खाएगा बताओ? मवेशी। और मवेशी को कौन खा जाता है? मनुष्य। खाता मवेशी को? अरे 3 एग्जाम्पल हो गए ना स्थलीय के। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तीनों एग्जाम्पल लिख लिए। अब लिखो जलीय खाद्य श्रृंखला।
पाडा, इनको खाते हैं ना लोग, पाडा पाडी खाते हैं ना, तो मवेशी है। हाँ है, हाँ पादप प्लवक, जंतु प्लवक, जंतु प्लवक, क्रस्टेशिया, छोटी मच्छी, बड़ी मच्छी और मगरमच्छ। लिख लिया? यासिर कहाँ चला गया था इतने दिन से? भैया की तभी हेल्थ बनाकर आया तो खा पी के, नहीं? लिख लिया क्या बेटा? अब देखो चेंज कर दूं, अपरद खाद्य श्रृंखला लिखो। पहला परभक्षी था, परभक्षी के दो प्रकार थे, स्थलीय और जलीय। अब दूसरा है अपरद। अपरद खाद्य श्रृंखला, तो इसमें लिखो अपरद से प्रारंभ होती है। हाँ हाँ, तीसरा करो परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी पर समाप्त होगी, है ना? परजीवी पर समाप्त। लिख लिया? परजीवी भी हो गया। अब देखो ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने, तीनों प्रकार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आता खाद्य जाल, हेडिंग बनाओ, फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल खाद्य जाल में क्या मतलब होता है इसका? देखो इसका एग्जांपल समझाता हूं। ये देखो आप, इसका एग्जांपल यहां समझ में आएगा। इकोसिस्टम के अंदर कोई भी खाद्य श्रृंखला होती है ना, कोई भी, वो आपस में अलग नहीं होती है।
अलग नहीं होती है, बल्कि खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी स्तर पर आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैसे? और अगर मान लो, इससे क्या फायदा होगा कि खाद्य श्रृंखलाएं अगर जुड़ी हुई हैं तो एक लेवल पर अपने को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और जितने ऑप्शन मिलेंगे इकोसिस्टम उतना प्रभावी होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये घास है, घास को ये टिड्डा खा रहा है ना। कौन खा रहा है? राम जी का घोड़ा यानी टिड्डा। ऐसे बोलते हैं ना, राम जी घोड़ा यानी टिड्डा, ग्रास ऊपर। अगर मान लो कि दुनिया के अंदर घास को केवल टिड्डा ही खाए, दुनिया में घास को केवल टिड्डा ही खाए, और एक दिन ऐसा आए कि सारे टिड्डों को पकड़ पकड़ के उनको खत्म कर दिया जाए, तो बताओ फिर घास को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा ना। अरे मैं कह रहा हूं घास, दुनिया में केवल घास को टिड्डा ही खाए, ऑप्शन ही नहीं है, छोड़ो ही मत, और सारे टिड्डों को खत्म कर दो, तो घास को खाने वाला कोई नहीं होगा ना। और कोई नहीं होगा तो घास ही घास बढ़ जाएगी, घास भी बढ़ेगी, लेकिन अब दूसरे जो प्राणी हैं वो मर जाएंगे बेचारे। मान लो कि अगर मेंढक जो है केवल टिड्डे को खाए, तो टिड्डा नहीं है तो मेंढक मर गया। अब सर्प जो है अपना नाश्ता किसको बनाता है? मेंढक को। अब मेंढक खत्म हो जाए तो बेचारा सांप को नाश्ता नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? लेकिन अब यहां पर क्या फायदा होता है? चल कोई बात नहीं, टिड्डा नहीं खाएगा तो बकरी खा लेगी। आई बात समझ में? टिड्डा नहीं खाएगा तो बकरी खा लेगी, है ना। और मेंढक को सर्प नहीं खाएगा तो कोई दूसरा खा लेगा। तो हर लेवल पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और जितने ज्यादा विकल्प मिलते हैं इकोसिस्टम उतना ही क्या होता है? मजबूत होता है, वो टूटता नहीं आसानी से। इसको हम कहते हैं खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। लिख लो इसके अंदर खाद्य जाल में इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाएं, इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर पृथक ना होकर परस्पर पृथक ना होकर किसी अन्य खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर से जुड़ी रहती हैं। इससे हर पोषण स्तर पर अनेक विकल्प उपस्थित होते हैं। हर पोषण स्तर पर अनेक विकल्प उपस्थित होते हैं, जिससे इकोसिस्टम उतना ही अधिक प्रभावी, उतना ही अधिक स्थिर और संतुलित होता है। अधिक स्थिर व संतुलित होता है, क्योंकि यहां खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक है। अब खाद्य जाल के बाद में एक आता है पारिस्थितिकी पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड इस तरह के होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना पिरामिड।
सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड दिया था एल्टन ने। किसने दिया था? एल्टन ने। क्या कहा इसने? इसने कहा कि इकोसिस्टम में उत्पादक और विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं को इस प्रकार से क्रमबद्ध व्यवस्थित करते हैं कि एक पिरामिड जैसी आकृति बनती है, और उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। हां, पिरामिड बनाते समय ध्यान रखने वाली बात यह है, उत्पादक हमेशा नीचे आएगा, यानी बेस में रहेगा, और फिर उपभोक्ता ऊपर की तरफ जमते हुए चले जाएंगे। अब पिरामिड जो है, यहां पे 3 प्रकार के पिरामिड मिलेंगे आपको। एक तो होता है जैव संख्या का, एक होता है जैव भार का, और एक होता है किसका? ऊर्जा का। किसका? जैव संख्या का, जैव भार का और ऊर्जा का। 3 तरह के पिरामिड मिलते हैं। एक मैं आपको समझाता हूं यहां पे। एक यहां पे समझाता हूं, जैसे यहां पे लिखा जैव संख्या पिरामिड। अब जैव संख्या पिरामिड में क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? संख्या की, जीवों की संख्या की। तो इकोसिस्टम में उत्पादक से लेकर विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं की जैव संख्या को प्रदर्शित करने वाला जो पिरामिड होगा, उसको हम जैव पिरामिड यानी जैव संख्या का पिरामिड कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 1 पूछेगा, क्या बता रहा हूं आपको। यहां पर इसका है एग्जाम्पल नंबर 1। एक आता है घास स्थल का। क्या? जैव संख्या पिरामिड। किसका बना रहे हो आप? यहां पे घास स्थल का जैव संख्या पिरामिड बना रहे हो। अब सोचो किसकी बात कर रहे हो आप? संख्या की। तो घास स्थल में क्या क्या होता है बताओ? घास होती है? होती है क्या? घास को कौन खाएगा बताओ? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा बताओ? मेंढक। मेंढक कौन खाएगा? और सर्प को कौन खाएगा? यही होता है ना। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर ऐसे बताओ किस तरह का पिरामिड बन गया ये? क्या बोलोगे इसको? सीधा या उल्टा? तो ध्यान रखना, पिरामिड सीधा बनता है। अब कैसे बनाया मैंने ये? आपको ये तो पता ही है कि कौन किसको खा रहा है, ये तो पता ही है आपको। किसकी बात कर रहे हो आप यहां पे? संख्या की। तो एक घास की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होती नहीं होती? घास के अंदर पेड़ पौधे सब आ गए, तो एक घास की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अब बताओ उस घास स्थल पर जो टिड्डे रहेंगे, उनकी संख्या घास से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी ना। अरे घास तो ज्यादा होगी, लेकिन टिड्डे तो कम ही होंगे। टिड्डे तो कम हो गया। अब टिड्डों को खाने वाले मेंढक तो टिड्डों से भी कम होंगे। फिर आ जाओ सर्प। अब उस पूरे घास स्थल में मुश्किल से 2 4 5 सर्प मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इसकी संख्या और भी कम हो गई। और बाज जो है, तो बाज तो पूरे इकोसिस्टम में क्या मिलेगा? उसमें 1 या 2 ही मिलेंगे। तो हाँ, नहीं मिलते, लुप्त कैटेगरी में आ चुके हैं। गिद्ध, बाज, चील मिल जाती, चील भी। अब सोचो ये तो कैसा पिरामिड बना बताओ? कैसा बोलते हैं इसको? ये पिरामिड कहलाता सीधा पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? सीधा। अरे समझ में आया क्या? ये कौन आयो? अरे आयो कौन आयो? हैं? आगो घास, टिड्डा, मेंढक। तो घास, राम जी का घोड़ा, मेंढको, नाग, ठीक है, सीधा बनता है। तो ध्यान रखना, घास स्थल का जैव पिरामिड कैसा बनेगा? आपसे ये पूछेगा उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसे बनेगा? तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं इसका, अब एक लेते हैं अपन तालाब का। तालाब का क्या लूं? जैव संख्या पिरामिड। तालाब का ले रहे हो आप यहां पे। अब आप सोचो किसकी बात करोगे? संख्या की।
तो इसके अंदर क्या होगा, यह भी कैसा बनता है बता दूं मैं आपको कैसे, बताओ। पादप प्लवक, उनकी संख्या ज्यादा होगी, उसको खाने वाले जंतु प्लवक की संख्या उससे कम होगी, उसको खाने वाले जो छोटी मछली कर दो, चलो छोटी मछली की संख्या और कम होगी, बड़ी मछली की संख्या और कम होगी, और मगरमच्छ कितने रहेंगे, सबसे कम रहेंगे। तो बताओ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ध्यान रखना ये वाला भी क्या बनता है, सीधा। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक वृक्ष का, वृक्ष पर परजीवी खाद्य श्रृंखला का जैव संख्या पिरामिड। अब देखो वृक्ष तो एक होगा, यह हमेशा ध्यान रखना उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वृक्ष तो एक ही होगा, संख्या गिन रहे हो आप, अब वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों की संख्या उससे ज्यादा होगी, किससे, पेड़ से तो ज्यादा ही होगी ना। तो शाकाहारी पक्षी और उस पर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या इससे ज्यादा होगी, यानी परजीवी। बताओ कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। तो ये बनता है, ध्यान रखना, उल्टा। क्या बोलते हैं इसको, उल्टा। ये होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। यहां पे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और यहां पे क्या हो जाएगा, शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता। इस प्रकार से पिरामिड बनते हैं। तो ध्यान रखो, एक तो घास स्थल का सीधा होता है, एक तालाब का सीधा होता है जैव संख्या पिरामिड, और वृक्ष का कैसा होता है, उल्टा, उल्टा होता है। लिखिए इसमें आप क्या हेडिंग बनाई थी आपने, पारिस्थितिकी पिरामिड। इसमें देखो एल्टन ने दिया, ये पिरामिड एल्टन ने दिए, ये पिरामिड एल्टन ने दिए। इकोसिस्टम में उत्पादक से लेकर विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं, के मध्य परस्पर संबंध को, विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं के मध्य परस्पर संबंध को दर्शाने वाला ग्राफिकल निरूपण, यानी ग्राफिकल निरूपण पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाते हैं।
पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाते हैं। ठीक है, अब लिखो, ये 3 प्रकार के होते हैं, जैव संख्या, जैव भार, ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो, जैव संख्या, जैव भार और ऊर्जा पिरामिड। जैव संख्या, जैव भार व ऊर्जा पिरामिड। तो यहां पे आपका पहला लिखो जैव संख्या पिरामिड। जैव संख्या पिरामिड क्या करता है? ये लिखो, इकोसिस्टम में उत्पादक से लेकर विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं, विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं के मध्य संख्या को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड है। तो इसका पहला कौन सा लिखोगे आप? घास स्थल का जैव संख्या पिरामिड। एग्जाम्पल, घास स्थल का जैव संख्या पिरामिड। घास स्थल का जैव संख्या पिरामिड लिख लो, सीधा बनता है। सीधा बनता है। ठीक है, और ये चाहो तो बना लो इसको। भले ये मत लिखो, ये कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है ना, और चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं। लिख लिया? सीधा बनता है, मेन चीज है। बना लिया वाला? भाई ये तो आपको पता ही होगा ना, उत्पादक आता है, फिर प्राथमिक, द्वितीय के तो आते ही हैं। आप देखो, तालाब का नेक्स्ट एग्जांपल, क्या एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहला तो घास का था, अब तालाब का जैव संख्या पिरामिड। हाँ, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा।
बना लिया? ठीक है, सीधा बनेगा। वृक्ष पर परजीवी खाद्य श्रृंखला का जीव संख्या पिरामिड। तीसरा एग्जाम्पल, बन गया? है द्वितीय को उपभोक्ता, शाकाहारी पक्षी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, मैंने आपको बताया था कि ये कितने प्रकार के होंगे। एक तो जीव संख्या का पिरामिड होगा, कौन सा आएगा अब? जीवभार का। कौन सा? तो आप हेडिंग बनाओ। और तीसरा ऊर्जा का है, तो जीवभार का पिरामिड। जीवभार के पिरामिड। अब हम संख्या की बात नहीं करेंगे, अब किसकी बात करेंगे? वेट की, उसके भार की। अब इसका अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला एग्जांपल नंबर 1, भार की बात करेंगे। वही किसका? घास स्थल का। अब कौन सा लेंगे संख्या के स्थान पर? जीवभार पिरामिड। अब बताओ, ध्यान रखना, सीधा बनता है ये। जीवभार और जीव संख्या, घास स्थल में जीवभार और जीव संख्या दोनों सीधे बनेंगे। कैसे? घास का वेट यानी भार, घास है, फिर टिड्डा, मेंढक, सर्प और बाज। अब बताओ, घास का वेट ज्यादा होगा किससे? टिड्डों से। वे घास के अंदर क्या पेड़ पौधे भी आ गए, तो उसका वेट कितना होगा? ज्यादा होगा टिड्डों से। अब टिड्डों को खाने वाले मेंढक तो जो कम ही है, तो उनका वेट भी टिड्डों से क्या होगा? कम। सांप जो है मुश्किल से एक ही होगा, कोई एनाकोंडा तो मिलेगा नहीं कि एनाकोंडा मिल गया साहब पूरा तो बहुत बड़ा काम हो गया ना। तो सांप का वेट इससे कम होगा, और बाज तो पाए कम जाएंगे, तो उसका वेट तो सर्प से भी कम होगा। तो कैसा बनता है बताओ? हमेशा ये सीधा, हमेशा सीधा बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, वही लेते हैं अपन। कौन सा? तालाब। तालाब इकोसिस्टम का जीवभार पिरामिड। जीवभार पिरामिड, अब देखो, ये ध्यान रखना, उल्टा बनेगा। उसमें सीधा बना था, ये क्या बनेगा? उल्टा। कैसे? जो पादप प्लवक होते हैं ना, तो पादप प्लवक का वेट कम होता है। क्यों? नदी में, तालाब में, समुद्र में कोई बड़े बड़े पेड़ तो आएंगे नहीं, छोटे छोटे होंगे, तो इनका वेट क्या होगा? कम होगा। तो पादप प्लवक, पादप प्लवक लो, पादप प्लवक कम होंगे, उनका वेट कम होगा। उसको खाने वाले जंतु प्लवक का वेट क्या होगा? उनसे ज्यादा होगा। छोटी मछली का वेट तो और भी ज्यादा होगा। किससे? जंतु प्लवक से। बड़ी मछलियां जो है उनका वेट भी और भी ज्यादा होगा। लेकिन जो मगरमच्छ है
तो एक ही मगरमच्छ कम से कम 200-300 किलो के आसपास होता है। कितना? अब सोचो, खाने की बात तो दूर, कहीं गलती से ऊपर गिर जाए, मगरमच्छ जो है गलती से ऊपर गिर जाए तो आदमी की 2-4-5 हड्डियां टूट जाए। खाने की बात तो छोड़ो आप, नहीं। तो यहां पर ये आता है। तो बताओ किस तरह का बनेगा? अरे बोलो तो सही, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ध्यान रखना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं जैव भार की। तो घास स्थल का जैव संख्या और जैव भार सीधा बनता है, लेकिन तालाब का जैव संख्या का सीधा बनेगा, लेकिन भार का क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और तीसरा, ऊर्जा के पिरामिड। किसके? ऊर्जा के पिरामिड। और ध्यान रखना, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा और हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। सीधे बनते हैं। कैसे? इस तरह से होता है ना। आप लोग कैसे जानते हो? उत्पादक होता है। उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीय को कौन खाएगा? शीर्ष उपभोक्ता। मैंने आपसे कहा था कि हर लेवल पे एनर्जी केवल 10% पहुंचती है। तो यहां पर अगर मान लो आपके पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है, तो यहां पे कितनी पहुंचेगी? 1000 किलो जूल। इसमें कितनी पहुंचेगी? 100 किलो जूल। और यहां पे कितनी पहुंचेगी? तो पिरामिड कैसा बनता है हमेशा? कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, लिख लो आप, जैवभार पिरामिड आपने लिखा है, उसमें लिखो, इकोसिस्टम में उत्पादक व्यय विभिन्न पोषण स्तर, उत्पादक व्यय विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं, विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं के मध्य भार को उपभोक्ताओं के जैव भार के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला ग्राफिकल निरूपण है। जैव भार को प्रदर्शित करने वाला ग्राफिकल निरूपण है। इसका एग्जाम्पल लिखो पहला, घास स्थल के जैव भार पिरामिड। घास स्थल के जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड। अब पूरा मत बनाओ, लिख लो, सीधे बनते हैं। वो कि फॉलो तो वही हो रहा है ना जो पहले कर चुके हो आप। ऐसा तो नहीं है ना कि जैव भार का आ गया तो टिड्डा पहले आ जाएगा, घास बाद में आएगी। भाई जो चीज है ना, ये तो एज इट इज बनी रहेगी, कि चाहे पिरामिड कोई सा भी हो, चाहे वो घास का ही, चाहे वो संख्या का हो, चाहे भार का हो। तो कैसा बनता है इसमें बताओ? तालाब का लिखो, तालाब का लिखो, तालाब में लिखो, उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। ये कर सकते हो ना, आपको याद है ना ये चीज? तो चाहे कोई सा भी हो, बेस तो उत्पादक को हमेशा नीचे ही रखना है। उत्पादक तो नीचे ही आएगा, जो बिल्डिंग बनेगी ना उसके ऊपर बनेगी, लेकिन उत्पादक नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ऊर्जा के पिरामिड।
हमेशा सीधे बनते हैं। क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है? नहीं नहीं, कहां हो गया? ये बनाओ। थोड़े दिन की बात है, ये पूरा हो जाएगा, उसका टाइम ही टाइम है आपके पास में। किसने रोका है बताओ? फिर कौन किसको रोकेगा? नहीं, आराम से मस्त होके सोना। नहीं, मिर्च वड़े खाना, कचौरी खाना। बना लो उसको, बना लो, याद रहने के लिए, याद पढ़ने के लिए बना लो। बना लिया? अच्छा, ये पिरामिड होता क्या है इसके बारे में लिख लो। इकोसिस्टम में उत्पादक से लेकर विभिन्न पोषण स्तर के इकोसिस्टम में उत्पादक से लेकर विभिन्न पोषण स्तर के उपभोक्ताओं के द्वारा प्रति इकाई समय में उपयोग की गई कुल ऊर्जा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला ग्राफिकल निरूपण है। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है निरूपण। एक इसमें टॉपिक आता अनुक्रमण। हमारा लास्ट टॉपिक है ये वाला, अनुक्रमण। अनुक्रम को समझाने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप अपने नजर उठा के देखते हो तो आसपास देखो पहाड़ियां दिखेगी आपको, पहाड़ियां दिखेगी, इस तरफ दिखेगी, पहाड़ियां दिखती है ना। तो आप सोचो पहाड़ी पर कोई पेड़ लगाने तो गया नहीं था, पेड़ लगाने कोई थोड़ी गया था कि पहाड़ी पर पेड़ लगा के आऊंगा जाऊंगा और रोज उसको पानी डाल के आऊंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहाड़ी पर जो पेड़ बने, पेड़ भी कई प्रकार, घास भी होगी वहां पर,
वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां भी होगी और थोड़े से बड़े पेड़ भी होंगे, है ना। तो अचानक कैसे प्रकट हुए भाई? आप तो देख रहे हो, अचानक कहां से आ गए? तो ध्यान रखो, अचानक से नहीं आए हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया हजारों सालों की रही है। ये बिल्कुल जो पहाड़ थे ना, बिल्कुल चट्टाने थी जिस पर कोई किसी प्रकार के कोई पोषक तत्व ही नहीं है, तो फिर प्लांट कैसे उग जाएंगे? तो किसी भी कहीं भी स्थान में कोई विशेष स्थान जिसमें एक विकास की प्रक्रिया, एक विकास है ना, लगातार कंटिन्यूस विकास की प्रक्रिया चलती है, तो वहां पर जो विकास की जो प्रक्रिया चलती है ना, उसके फलस्वरूप कोई वनस्पति उग जाए, उस घटना को हम कहते हैं अनुक्रमण। तो ये हजारों साल लग गए इसको पेड़ पहाड़ी पर पेड़ बनने में, इसको अनुक्रमण कहते हैं। अब क्या कारण थे अनुक्रमण के? उसके अनुक्रमण के कारण थे तीन। एक तो स्थलाकृति, एक जलवायवीय, और एक होता है जैविक। कौन सा होता है? जैविक। स्थलाकृति का मतलब क्या हो गया? मृदापर्दन। मृदापर्दन होना मतलब मिट्टी का कटाव होना, भूस्खलन, पहाड़ का टूट जाना। जलवायु में कौन सा होता है? टेम्परेचर, बारिश, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और जैविक में कौन सा आता है? क्या हो गया? जैविक में कौन सा आता है? पशु चराई, पशुचारण। अरे उधर ध्यान मत रखो, इधर ध्यान रखो, है ना। ये वो ही है जो आपको बीच में छोड़कर गए थे। समझिए मेरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, तो अपने बोर्ड पे ध्यान रखो आप, ठीक है। तो जैविक कारक में कौन सा आएगा? अत्यधिक पशु चराई होना, चारण होना। चराई और चारण में अंतर जानते हो? पशु चारण और चराई, पशु चराई और पशु चारण, इसमें अंतर जानते हो? चराई और चारण में एक है क्या? आपने गाय भैंसे छोड़ दी तो खा जाएगी, चराई खा जाएगी। चराई तो वो होती है जो खाए, और चारण का मतलब होता है जब पशु चलते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, घास वगैरह को भी क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब अत्यधिक चला जाएगा पशुओं के द्वारा, तो फिर घास भी वहां पे नहीं उगती है, प्रॉब्लम आती है। इसको बोलते हैं चारण, पशु चारण, ठीक है। ये तीनों कारक है, लिख लो इसके अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किसी एक स्थान पर होने वाले दीर्घकालीन यानी लंबे टाइम, दीर्घकालीन एक दिशीय, कॉमा लगा देना, एक दिशीय यानी एक दिशा में, दीर्घकालीन एक दिशीय समुदाय के विकासीय प्रक्रम को अनुक्रमण कहते हैं। समुदाय के विकासीय प्रक्रम को अनुक्रमण कहते हैं। हेडिंग बनाओ, अनुक्रमण के कारण। अनुक्रमण के कारण लिखो, मृदा अपर्दन,
मृदा अपर्दन, भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब चट्टाने टूटना, भूस्खलन, भू स्खलन, मृदा अपर्दन, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटना। लिखो, माथे पे हाथ लगा लिया इसने तो, अरे बार, मृदा अपर्दन, भूस्खलन और ज्वालामुखी। दूसरा कारक लिखो, जलवायु कारक। कौन सा? स्थलाकृतिक, पहला स्थलाकृति था ये। कोई बात नहीं, तो आप लिख लो। 3 कारक है ना, पहला है स्थलाकृति, जो मैंने लिखवाए सब किस में आएंगे? स्थलाकृति। दूसरा लिखो जलवायु भी है, इसमें लिखो ताप, वर्षा, अकाल, अकाल, हिमपात, ये बर्फ गिरना, अतिवृष्टि, बाढ़ आना। अब तीसरा लिखो जैविक कारक। जैविक कारक, इसमें लिखो अत्यधिक पशु चराई। अरे जैविक कारक में एग्जांपल लिखो, अत्यधिक पशु चराई, अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशु चराई, अत्यधिक पशुचारण, पादप महामारी आदि। पादप महामारी, महामारी